नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में जो जानकारियां हासिल कर रहे थे, तो उससे आगे और हम एडजेक्टिव की जानकारियां जो है वो हासिल करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो 4 है, आपका पार्ट 4। तो लिखा है एडजेक्टिव फ्रेज और क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एन एडजेक्टिव फ्रेज, जो एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है ना, इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है। और एंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिंक्ड टू इट, और ये ना कोई नई जानकारी जो है वो प्रदान करता है नाउन या प्रोनाउन की। दैट वर्क्स टुगेदर टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, जो कि ये जो मिलकर काम करता है एडजेक्टिव फ्रेज, और ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही डिस्क्राइब यानी वर्णन करता है, उसके बारे में कुछ नई मीनिंग जोड़ता है, ठीक है। अगर आप एडजेक्टिव फ्रेज नहीं जानते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते किए जाते हैं, जो नॉन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड को जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, नॉन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, उन्हें एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज ऐसा में कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखा है द एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैन इंक्लूड डिटरमाइनर और एडवर्बियल मॉडिफायर। तो जो हम एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ करते हैं उसमें जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, नई नई जो सूचनाएं या जानकारियाँ देनी होती है, उसके लिए हम डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल करते हैं। खासकर डिटरमाइनर ए, एन और दा होते हैं, ठीक है। आर्टिकल बोल देते हैं इनको। और एक एडवर्बियल मॉडिफायर, यानी एडवर्बियल मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं जो समय, स्थान, उद्देश्य, कारण, मैनर, ये सब बताते हैं, ठीक है। या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, आप समझ सकते हो। ऐसे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, यू हैव ए ब्यूटीफुल वॉइस। तो वॉइस आपका क्या है, नाउन है। नाउन के पहले ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब के पहले जो ए आर्टिकल जो है इसको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। तो ये जो दो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया ना, ये ए ब्यूटीफुल, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये दोनों का इस्तेमाल इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हुआ है। तो हम इन दोनों को कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज और इस अकेले को कहेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया ये आपका, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे लिखा ही इज़ अ वेरी गुड स्विमर। तो स्विमर आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, इससे पहले जो वेरी हो गया ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, इस मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसे एडवर्ब कहते हैं। और ए आपका डिटरमाइनर्स हो गया। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना इतना, तो ग्रुप ऑफ वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। हेलीकॉप्टर आर कंट्रोल रिमोटली। तो हेलीकॉप्टर को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है या जाता है। तो आप देखोगे कि कंट्रोल जो है ना, ये आपका एक एडजेक्टिव है जो इस हेलीकॉप्टर की विशेषता बता रहा है। और कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, रिमोटली कर रहे हैं। तो ये जो रिमोटली है ये मैनर है, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये आपका एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको एडजेक्टिव तो पढ़ा ही रहा हूँ और एडजेक्टिव फ्रेज बता रहा हूँ। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, जब एडजेक्टिव के साथ ना एक दो वर्ड और जुड़ जाते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। जैसे आर्टिकल जुड़ जाए, डिटरमाइनर जुड़ जाए, उसके साथ एडवर्ब जुड़ जाए, ठीक है। तो और क्या क्या जुड़ जाए वो सीख रहे हैं। लिखा आई एम परफेक्टली कंटेंट ऑन माई ओन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई एम परफेक्टली कंटेंट माने संतुष्ट। तो ये कह रहा है मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अपने आप। तो ये जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है परफेक्टली। जो एल वाई पे ख़त्म होते हैं एडवर्ब होते हैं अधिकतर, तो ये आपका एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और ऑन माई ऑन ये आपका प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो ये प्रीपोजिशन का प्रोनाउन है। तो प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हम एडवर्बियल प्रीपोजिशन फ्रेज भी बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो इतना सारा जो ये वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा आपका ना एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे लिखा हुआ है दे फेल्ट रिलीव्ड टू रिटर्न होम। उन्होंने राहत महसूस किया घर पे लौटकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये रिलीव्ड है, तो रिलीव्ड माने राहत, आराम, तो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद हमने ना यहाँ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, इसे इन बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो जब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के बाद अगर ऐसा कुछ वर्ड ला जाए ना, इन्फिनेटिव और फिर एक नाउन आ जाए, तो इसको बोलते हैं एडवर्बियल इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है। तो हमने आज देखा एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं या प्रोनाउन के लिए आते हैं। ये एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव यूज़ की तरह आ सकते हैं। और जब ये ऐसा आते हैं तो
इस एडजेक्टिव में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कुछ और वर्ड जुड़ जाते हैं। तो जैसे डिटरमाइनर जुड़ गया तो बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, या एडवर्ब जुड़ गया तो बन जाएगा, या एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज जुड़ जाएगा, या एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज जुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो उनके साथ जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है आपको, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लिखा है एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज अपीयर डायरेक्टली आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। कुछ एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, ये डायरेक्टली नाउन के बाद आते हैं जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। देखो ये जो कैट है ये आपका नाउन है, द कैट ऑन द शेड वाज ओल्ड। शेड माने छाया या झाड़ी। तो कह रहा है कि जो बिल्ली है वो बूढ़ी है और ऑन द शेड यानी शेड मतलब होता है वो छत, ढालदार छत पे है बैठी है। तो यहाँ पे देखोगे जो कैट के बारे में यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन है और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इतने को बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, या फिर ये स्थान बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एग्जेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये जो एग्जेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं ये जिस नाउन के लिए यूज होते हैं यानी कैट, तो उसके तुरंत बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। प्लीज़ हैंड मी दैट बुक ओवर देयर। अब देखो ये जो बुक है ये नाउन है और इस नाउन के बारे में हमने ये जो ओवर है प्रीपोजिशन और देयर यानी एडवर्ब लिखा है। तो ओवर देयर आपका क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे नाउन की विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, तो ये आपको हो गया एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो ये कुछ नए नए वर्ड हैं जो आपको कठिन लग रहे होंगे। तो धीरे धीरे अगर आप इसको पढ़ते हो, इसको समझते हो, तो आप इसमें महारत हासिल कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो ज़रूर ये कठिन है लेकिन आप ज़रूर जो है धैर्य के साथ सीख सकते हो। ठीक है, रिलेटिव क्लोज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम जानते हैं रिलेटिव क्लोज के बारे में। तो उसमें से एक होता है एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, तो हम एडजेक्टिव क्लोज का जिक्र करेंगे बस। तो अब रिलेटिव क्लोज आप जानते ही हो कि जो ऐसा क्लोज जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है उसे क्लोज कहते हैं। अब क्लोज भी आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं सॉरी, मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज फिर तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। तो हम आज एडवर्ब क्लोज पढ़ेंगे जो कि एक डिपेंडेंट क्लोज का भाग होता है। ठीक है, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज का भाग होता है, डिपेंडेंट क्लोज का भाग होता है। डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है। ठीक है, तो एक रिलेटिव क्लोज एडजेक्टिव क्लोज जो होता है डिपेंडेंट क्लोज होता है और इसका काम होता है इन्फॉर्मेशन देना, किसकी, नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज की इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, इफ द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इज असेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टिव क्लोज। अगर ना कोई सूचना है प्रेजेंट इन असेंशियल टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस के मीनिंग में वो उपस्थित है तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लोज। और ये उपस्थित करना जरूरी है तो उसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्टिव क्लोज। अगर जरूरी नहीं है तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लोज। if it is extra information that is not essential it is known as the non restrictive clause। एक ऐसी सूचना या जानकारी जो देना जरूरी नहीं है, सेंटेंस में लिखना जरूरी नहीं है, तो उसे बोलते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लोज। ठीक है, रिलेटिव क्लोज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर ए रिलेटिव प्रोनाउन और लेस कॉमनली बाय रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव क्लोज को जो आप पहचान सकते हो, उसके बारे में आप जान सकते हो, तो वो ज़्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से जान सकते हो। तो इंग्लिश में आपको ये दो चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है जो कि हमने वीडियो बना रखी है, और रिलेटिव एडवर्ब जो है ये हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको ज़रूर जानना है। अनलाइक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दे ऑलवेज अपीयर डायरेक्टली आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। तो लिखा है कि इनका इस्तेमाल ना नाउन के बाद नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव क्लोज होते हैं इनका इस्तेमाल नाउन के बाद नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे नाउन के बाद होता है। तो लिखा है कि देयर इज़ द वुमेन, यहाँ एक महिला है, हु ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस, जो बस में मेरे बगल में बैठती है हमेशा। तो यहाँ पे जो ये देखोगे जो वुमेन है ये एक नाउन है और इस नाउन के लिए ही हमने ये जो नाउन है ना इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं और हु को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और इसका इस्तेमाल ना मतलब ये ज़रूरी था लिखना, तो इसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्टिव क्लोज। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी था, ये महिलाओं के बारे में लिखना ज़रूरी था, तो इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लोज। तो देयर इज ए वुमेन, एक महिला है जो हमेशा मेरे बस में सीट के बगल में बैठती है।
तो यहाँ पे ये जानकारी देना जरूरी था, तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लोज। और इसके पहले जो नाउन आ रहा है इसके लिए ये यूज़ हुआ है, तो क्योंकि ये वुमेन एक पर्सन है तो पर्सन के लिए हम हु यूज़ करते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसे लिखा है द बुक, तो बुक भी एक नाउन है, नाउन के बाद लिखा है दैट, द बुक दैट आई ब्रोट इज बीइंग पब्लिश इन जनवरी। तो देखोगे आपका जो ये बुक है, बुक के बाद ये दैट लिखा है, ये लिखना जरूरी था जो इस बुक के लिए आया है, यानी ये बुक एक थिंग यानी वस्तु है, और वस्तु के पहले आर्टिकल है तो हम द यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दैट यूज़ हुआ है, ये आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लोज की तरह यूज़ हुआ है, और जो दैट है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये पूरा है ना, ये इस बुक की जानकारी ना, ये पूरा सेंटेंस दे रहा है, दैट आई रोट है ना, ये पूरा जो क्लोज है, ये पूरा क्लोज इसकी जानकारी दे रहा है, यानी इसकी किसकी, नाउन की जानकारी दे रहा है, और नाउन के बाद आ रहा है। तो नाउन के बाद आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, यानी ऐसे क्लोज को क्या बोलते हैं, तो एडजेक्टिव क्लोज, ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। ऐसे ऊपर वाले में भी ये वुमेन आपका नाउन हो गया, नाउन के लिए हु ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू मी, ठीक है, ही ऑलवेज सिट्स। तो ये भी आपका जो है ना, ये इस नाउन के लिए वुमेन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। ऐसे लिखा है द स्केप्ड जिराफ विच हैड बीन ऑन द लूज फॉर वीक्स वाज फाइनली कैप्चर्ड। जो भागा हुआ या बचा हुआ जिराफ था, जो कि कुछ सप्ताह पहले जो है वो मतलब छूट गया था, तो उसको हमने अंत में कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। तो जिराफ एक एनिमल है, एनिमल के लिए हम विच यूज़ करते हैं जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि हमें पता चल गया जिराफ है, तो जिराफ के लिए विच लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये आपका नॉन डिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी विच हैड बीन ऑन द लूज फॉर वीक्स, तो ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इस जिराफ की जानकारी दे रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे द हाउस एक नाउन है, उसके बाद आपका वेयर आया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये लिखना जरूरी था, तो ये रिस्ट्रिक्टिव क्लोज है। द हाउस इस नाउन की जानकारी दे रहा है सेंटेंस, द हाउस विच आई वॉज बोर्न, वो घर जिसमें मैं जन्म लिया था, जहाँ मैं जन्म लिया था, इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक जो क्लोज है, ये इस नाउन को लिए आया है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। आई लव्ड कैजुअल फ्राइडे व्हेन वी गेट टू वियर जीन्स टू वर्क। तो ये भी जो कैजुअल फ्राइडे ये नाउन है, इस नाउन के लिए यहाँ पे ये जो वर्ड आया है कि व्हेन वी गेट टू वियर जीन्स टू वर्क, ठीक है। तो ये जो पूरा इसकी जानकारी दे रहा है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज की तरह इस्तेमाल हुआ है। व्हेन यहाँ पे समय के लिए जिक्र हुआ है, तो इसीलिए रिलेटिव एडवर्ब है, और ये लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि फ्राइडे यानी समय बताता है, तो ये नॉन डिस्ट्रिक्टिव क्लोज हुआ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक नया, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव मतलब देखो, ये क्या होता है ना कि एक सेंटेंस में ना एक नाउन के पहले ना केवल एक ही एडजेक्टिव नहीं आता, कभी कभी 2 या 3 एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, ठीक है, जो कि एंड से अधिकतर जुड़े होते हैं, तो एंड कंजक्शन से वो जुड़े होते हैं। तो जब ना एक नाउन या प्रोनाउन के लिए एंड से जुड़े हुए 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, तो उनका एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, कि पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, ठीक है। तो उन ऑर्डर को 10 तरह का ऑर्डर हम मानते हैं। तो 10 तरह के ऑर्डर वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो OMSC याद कर लो, OMSC, फिर ACP, फिर OMP, ठीक है। ऐसे आप 3 टुकड़ों में याद कर सकते हो, OMSC, ACP और OMP। O माने ओपिनियन बताने वाला एडजेक्टिव, ओपिनियन माने राय बताने वाला। M माने मेजरमेंट बताने वाला। S माने शेप बताने वाला। C माने कंडीशन। A माने एज। C माने कलर। P माने पैटर्न। O माने ओरिजिन। M माने मटेरियल और पर्पस बताने वाला, ठीक है। तो इतने तरह के आपके जो एडजेक्टिव होते हैं, इनके यही सीक्वेंस, यही ऑर्डर होता है, इसी ऑर्डर में इन्हें लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि ओपिनियन है, ओपिनियन कौन कौन बताता है, जो गुण गुण दोष बताता हो।
गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, लवली। मेजरमेंट बताता है मतलब नाप तोल, आकार, रूप, रंग। तो बिग, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज। शेप होता है, आकार बताता है, कर्व्ड, स्ट्रेट, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है। कंडीशन बताने वाला, हालात बताने वाला, अवस्था बताने वाला। तो वेट माने गीला, ड्राई सूखा, क्लीन, सैड और हैप्पी, इसे कंडीशन कहते हैं। ये सब आपको ना याद रखना है, ठीक है। 2-3 बार आपको इसे याद करना है। एज बताने वाला इसमें ओल्ड, यंग, न्यू, एंसाइंट। कलर बताने वाला रेड, येलोविश, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और ब्लू, नीला। पैटर्न बताने वाले में जो होता है चेक्ड, स्ट्रिप्ड, प्लेड और फ्लोवर्ड, ठीक है। और ओरिजिन बताने वाले में आता है आपका अमेरिका, अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है। ऐसी मटेरियल में आ गया वुडन, लकड़ी का बना हुआ, प्लास्टिक, स्टील और क्लॉथ। पर्पज में हो गया स्लीपिंग, शॉपिंग, वर्क और गार्डनिंग। तो ये आपका पर्पज होते हैं। तो इन सब के ऑर्डर जो होते हैं इसी ऑर्डर में एडजेक्टिव को लिखे जाते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड अ 22-year-old ब्लैक अमेरिकन निग्रो। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया एक 22-year-old ब्लैक अमेरिकन निग्रो। तो आप देखोगे कि जो 22 ईयर है ये आपका एज बता रहा है, उसकी उम्र बता रहा है, और ओल्ड तक बता रहा है। फिर आपका ब्लैक कलर बता रहा है, ठीक है। और अमेरिकन जो है ये आपका नेशनलिटी यानी ओरिजिन बता रहा है। तो पहले हमने एज लिखा, फिर कलर और ओरिजिन। तो आप चेक करोगे यहाँ पे, तो पहले आपका एज ही आता है, फिर कलर ही आता है, फिर ओरिजिन ही आता है। तो बिल्कुल ऑर्डर में लिखा है, तो ये आपका सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाएंगे, जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, वो हम अगली वीडियो में बिल्कुल दूर कर देंगे, ठीक है।